सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को साथ पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गौड़ जनजाति के बारे में। गौड़ जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। फर्स्ट नंबर पे आती है भील जनजाति, तो इसके बाद ये जो सेकंड नंबर पे आती है गौड़ जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बारे में आज हम एकदम आसान तरीके से डिस्कस करेंगे और एकदम फुल एक्सप्लेन आपको यहाँ पे करने वाले हैं गौड़ जनजाति के बारे में। और इससे महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पे पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे एकदम आसान तरीके से, और जो भी गौड़ जनजाति के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको अभी के अभी एकदम याद हो जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको वीडियो के अंदर ही बता देते हैं, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखा करिए ताकि आपको इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पता चल जाए कि हाँ भाई कौन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गौड़ जनजाति के बारे में। चलिए एक चीज़ को हम ध्यान से समझेंगे, बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों में ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जिसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं और एक एक चीज़ को आसान तरीके से समझेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गौड़ जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और सबसे बड़ा है जनजातीय समूह है, यानी जो गौड़ जनजाति समूह है यह सबसे बड़ा जनजातीय समूह है और यह जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं इसमें और एक चीज़ को आप ध्यान से देखते चलिएगा, ये आपसे प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इनका जो मूल है, यानी इनका मूल क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो इनका जो मूल है वो है द्रविडियन, ठीक है। द्रविडियन है इनका मूल, इसको याद रखिएगा। तो ये द्रविडियन मूल जनजाति के हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं इसमें। गौड़ शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, तो गौड़ शब्द की उत्पत्ति जो है वो तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुई है, ठीक है। तो कोंड शब्द से यहाँ पे गौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो गौड़ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गौड़ शब्द की उत्पत्ति जो है वो यहाँ पे तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुई है, ठीक है। तो गोंड कोंड, ठीक है, आप याद कर सकते हैं आसान तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए बस आपको ध्यान से देखना है और समझते चलना है, ओके। देखिए इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ होता है पर्वत या फिर पठार होता है, ठीक है। यानी जो कोंड होता है इसका अर्थ क्या होता है, पर्वत या फिर पठार। आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए आगे क्या है भाई, आपको इसमें देखिए कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, हम आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर से करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गौड़ जो जनजाति है वो स्वयं को कोयतोर कहते हैं, ठीक है। कोयतोर कहते हैं। कोयतोर भाई क्या होता है, यह एक मतलब जो कि पर्वतवासी जो होते हैं वो अपने आप को कोयतोर कहते हैं, ठीक है। यानी जो गोंड जो होते हैं जनजाति ये अपने आप को क्या कहते हैं, तो कोयतोर कहते हैं, ठीक है। कोयतोर, ओके। ये क्या होता है, ये पर्वतवासी, जो कि मैंने अभी आपको बताया ये पर्वत या पठार होता है इसका मतलब। तो ये जो कोयतोर का अर्थ होता है पर्वतवासी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको एकदम नोट करते चलिएगा। और ये जो पर्वतवासी है वैसे तो आपको अभी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। देखिए आपको किसी भी चीज़ को लिखेंगे ना तो आपको जल्दी याद होता है, ठीक है। चलिए तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा अपने मन से, जब लिखेंगे ना इसको देख करके तो आपको और भी बेहतर से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए वैसे तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यह संपन्न संस्कृति तथा प्रभाव की दृष्टि से मजबूत जनजाति है, ओके। ये सबसे मजबूत जनजाति है गौड़ जनजाति, यानी संपन्न संस्कृति और प्रभाव की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी सबसे मजबूत ये जनजाति मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे क्या है भाई, भौगोलिक वितरण हम देख लेते हैं। यानी जो गौड़ जनजाति है इसका हम भौगोलिक वितरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो गौड़ जनजाति के भौगोलिक वितरण के बारे में देखते हैं। तो यह जनजाति मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में निवास करते हैं, यानी यह मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में निवास करती है। तो आपको पता होगा कि 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर सन 2000, ठीक है, सन 2000 में जब यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पे टूट करके जब अलग हुआ है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कि गौड़ जनजाति जो कि निवास करती है, इसको याद रखिएगा। गौड़ जनजाति मतलब जो भी जनजाति समूह है मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा वहाँ पे छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे इसमें देखिए, लेकिन इनका अधिक जो बसाहट है यानी जो कहाँ पे बसते हैं तो नर्मदा नदी के दोनों ओर, यानी विंध्य और जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी पहाड़ियों पर इनका जो कि बसाव सबसे ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे नर्मदा नदी बीच में गई है यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे जो कि विंध्य पर्वत है और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्वत पे इनका जो बसाव है यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कहाँ पे निवास करते हैं। तो ये यहाँ पे विंध्याचल पर्वत और जो सतपुड़ा पर्वत है यहाँ पे इनकी जो पहाड़ियाँ हैं इस पे जो कि निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। भौगोलिक जो कि वितरण में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनके प्रमुख जिले हम बात कर लेते हैं। तो प्रमुख जिले को आप देख लीजिए, यहाँ पे बालाघाट, मंडला, सिवनी, बैतूल, यहाँ पे उसके बाद हमारे छिंदवाड़ा, ठीक है, सागर, यहाँ पे देखिए छिंदवाड़ा सागर अलग अलग है, ठीक है, छिंदवाड़ा सागर अलग अलग है। वहाँ पे दमोह, शहडोल और यहाँ पे डिंडोरी, जबलपुर
और नरसिंह। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख जिले हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बालाघाट, मंडला, सिवनी, नैतूल और यहाँ पे छिंदवाड़ा और यहाँ पे फिर सागर, दमोह, शहडोल, डिंडोरी, जबलपुर और नरसिंह। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख जिले हैं जहाँ पे इनकी जनजाति जो कि सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, चलिए आगे इसमें हम देख लेते हैं फटाफट से। तो उपजातियों को मैं बात कर लेते हैं। ठीक है, उपजातियाँ इनकी हम देख लेते हैं। उपजातियों में सबसे पहले मैं बात करेंगे निवास स्थान के आधार पर। ठीक है, यानी इनका निवास स्थान जो है उसके आधार पर हमें बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिए गए कि राजगोड़। देखिए आपको सीक्वेंस याद करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको राजगोड़ याद करना है, फिर यहाँ पे धुरगोड़, फिर यहाँ पे मंडिया और यहाँ पे मूडिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद करनी है, तीन चीज़ें। ठीक है, तो आप सीक्वेंस को हमेशा याद रखिएगा। विदाउट सीक्वेंस आप किसी चीज़ को याद नहीं रख पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे राजगोड़। ठीक है, तो राजगोड़ जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, तो ये भूमि के स्वामी होते हैं। क्या होते हैं, भूमि के स्वामी होते हैं। ठीक है, भूमि के स्वामी मतलब कि जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि पहले के जो गोड़ शासक थे जिसमें आप जो कि संग्राम सिंह आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दलपत आ जाते हैं और वीरांगना जो कि रानी दुर्गावती आ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से मतलब बहुत सारे लोग जो कि पहले के गोड़ शासक थे। ठीक है, तो उसी में जो पूर्व के शासक थे, ठीक है, पूर्व के शासक जो वर्ग थे उनको क्या कहा जाता है, तो ये भूमि के स्वामी होते हैं। मतलब इस समय जो कि वो भूमि के स्वामी होते हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे राजगोड़ यानी राजा समझ लीजिए, इसको राजगोड़ के नाम से जानते हैं। ओके, इसको भी याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे को याद करना है धुरगोड़। ठीक है, धुरगोड़ क्या होता है भाई, ये साधारण वर्ग लोग जो खेतों में मजदूरी करते हैं। ठीक है, जो मतलब जो पहले के पूर्व जो सैनिक रह चुके हैं। ठीक है, पहले के जो सैनिक रह चुके हैं और जो साधारण वर्ग के लोग जो खेतों में मजदूरी करते हैं इस समय में, उनको हम धुरगोड़ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, धुरगोड़। तो सबसे पहले आपको राजगोड़, फिर यहाँ पे धुरगोड़। ठीक है, आपको याद रखना है राजगोड़, धुरगोड़, फिर यहाँ पे मंडिया और यहाँ पे मूडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है तीन चीज़ें। देखिए मंडिया और मूडिया क्या होता है, यहाँ पे गोंडों का अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। यानी सबसे पिछड़ा वर्ग कौन सा है भाई, आपसे पूछेगा एग्जाम में सबसे पिछड़ा वर्ग कौन सा है, तो यहाँ पे मांडिया है और मूडिया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, एकदम बहुत सीधे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आपको एकदम सीक्वेंस याद रखना है, राजगोड़, धुरगोड़, मंडिया और मूडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपको देखना है यहाँ पे व्यवसाय के आधार पर हम देख लेते हैं। ये तो हमने बात किया कि जो कि निवास स्थान के मतलब के आधार पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पे जो कि व्यवसाय के आधार पे। देखिए इसमें सेकंड वाला हमारा व्यवसाय के आधार पे हम बात करते हैं। तो आधार पर यहाँ पे उपजाति हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पे आते हैं ओझा। ठीक है, ओझा बाबा आप जानते होंगे, ओझा लोग होते हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो ओझा के नाम पर आप इसको याद रखिएगा। ओझा जो होते हैं वो तांत्रिक, जैसे कि आपको तांत्रिक ओझा को पता होंगे सब। तो ये जब तांत्रिक होते हैं सब जो ओझा एवं पंडिताई कराने वाले हैं, जो मतलब कि जो बड़े बड़े जो मतलब काम होते हैं, जैसे ओझा बाबा क्या करते हैं, झाड़ फूक करने वाले होते हैं जो बड़े बड़े लोग, उनको ओझा बाबा को क्या कहते हैं, वो पंडिताई कराने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो कि ओझा में चले जाते हैं। और यहाँ पे जो अगरिया है, ठीक है, अगरिया जो है ये लोहे की जो औजार बनाने वाले हैं उनको हम अगरिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। और यहाँ पे मुकरदम जो है, मुकरदम ये गिरिया, यानी गिरिया मतलब कि गांव का जो मुखिया होता है उसको हम यहाँ पे गिरिया कहते हैं, इसको हम मुकरदम कहते हैं। कहते हैं मुकरदम, इसको हम कहते हैं। ओके, आगे देखिए इसमें परधान। परधान ये प्रधान वाला नहीं है, ये परधान है। ठीक है, तो परधान जो है इसको पुजारी कहते हैं। मतलब ये जो छोटा मोटा जितनी भी पूजा वूजा होता है सब लोग यहाँ पे परधान कराते हैं, यानी पुजारी, जिसको हम यहाँ पे गोंड में क्या कहते हैं, यहाँ पे परधान के नाम से जाना जाता है। ओके, यहाँ पे पंडिताई जो है, यहाँ पे बड़े बड़े जो चीज़ें हैं जैसे ओझा ओझा लोग का है तो उनको हमें पंडिताई करने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रधान जो है अलग है, छोटी मोटी पूजा है, ये सब जो कि घूम जो पूजा वूजा कराते हैं लोग, ये लोग जो कि यहाँ पे प्रधान कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए ये सबसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप एकदम मतलब कि याद रखिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, 16 हस। 16 हस किसको कहते हैं भाई, बढ़ई को कहते हैं। आगे हमारा कोयला भूतिस। कोयला भूतिस जो है नाचने गाने वाला जो होते हैं उसको हम कोयला भूतिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओझा, अगरिया, मुकरदम, प्रधान, 16 हर और यहाँ पे 16 हस और यहाँ पे कोयला भूतिस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे भाई देखिए एकदम यहाँ पे फुल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके बारे में, गोंड जनजाति के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे शारीरिक विशेषता के बारे में। शारीरिक विशेषता में क्या है कि इनका जो शरीर होता है वो गठीला होता है। अब भाई आपको पता होगा कि जो भाई पहाड़ी इलाका में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो पहाड़ वहाड़ पे रहेगा, इसका भाई ऊपर का जो टेम्परेचर, जो जलवायु भी भाई कुछ अलग रहती है। ठीक है, टेम्परेचर कुछ अलग होता है, यानी कम होता है, तो जिसके कारण उनका जो शरीर होता है वो बहुत ही गठीला हो जाता है, मतलब गठीला मतलब पन हो जाता है उसमें। ठीक है, जिसके कारण वो बहुत सीधे मतलब कि बहुत हट्टे कट्टे होते हैं। ठीक है, किसी को भी एक झपड़ मार देंगे बस वो गिर
जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इनका गठीला शरीर होता है, ओके, पहाड़ पे रहने की वजह से। और इसमें क्या है, इनके त्वचा जो है बालों का रंग जो होता है काला होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बालों का रंग कैसा होता है भाई, काला होता है भाई, ये सिंपली बात है, सबका भाई काला ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। दाढ़ी और मूछें जो होते हैं वो मतलब जो कि बहुत संख्या मतलब कम होती है, ठीक है, मतलब जो दाढ़ी मूछ वाले होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि ऊपर जो टेम्परेचर है मतलब उसके हिसाब से होता है वहाँ पे, ठीक है। तो दाढ़ी मूछें वालों जो की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम होती है, आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए चेहरा जो होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे चेहरा है, चेहरा जो होता है वो चौड़ा होता है और नाक जो होती है वो चपटी होती है। अभी मैं आपको इस पर आगे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेहरा जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, नाक जो होती है चपटी होती है, ओठ जो होते हैं मोटे और कद जो कि छोटे होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, अभी हम आपको ऊपर यहाँ पे दिखाने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है भाई, गौड़ जनजाति की सामाजिक विशेषता हम देख लेते हैं भाई। सामाजिक में हम सोचते हैं परिवार की बात करते हैं तो परिवार जो होता है इनका पितृ सत्तात्मक होता है। यानी पितृ सत्तात्मक मतलब क्या है कि मतलब जो भी वंश होगा यानी पिता के वंश के आधार पर ही चलता है, मतलब जो भी इनका वंश आगे बढ़ता जाएगा वो इनके पिता के आधार पर ही चलता जाएगा, यानी यह जो पितृ सत्तात्मक होते हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कैसी जनजाति है भाई, तो ये पितृ सत्तात्मक जनजाति है, गौंड जनजाति। आगे बढ़ते हैं इसमें, और जो इसमें बूढ़े लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वृद्ध जो गौड़ होते हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं, वो बंडी पहनते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जानते होंगे भाई बंडी, भाई आप लोग जानते होंगे बंडी क्या होता है भाई, जो हम लोग पहनते हैं। तो उसी प्रकार से जो यहाँ पे वृद्ध जो गोंड जनजाति होती है वो यहाँ पे क्या पहनती है, तो यहाँ पे बंडी जो कि पहनती है, इसको याद रखिएगा, यह सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको हम इसमें दिखा देते हैं कि उनका शरीर जो है वो कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से वो होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके दिखा देते हैं। देखिए इनका जो चेहरा है थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे चपटा है, ठीक है। चेहरा कैसा भाई, तो चपटा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इनकी नाकें जो है यहाँ पे देखिए चपटी है, ठीक है ना, जो चेहरा है उनका चौड़ा है और नाकें जो है उनकी चपटी है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे पगड़ी बांधे हुए हैं और ये लोग बंडी पहने हुए हैं, ठीक है। बंडी यहाँ पे जो पहने हुए हैं मतलब जो वृद्ध लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा बंडी को पहनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसी में अभी आपको और भी हम चीज़ें हम दिखाएंगे, ठीक है। देखिए आगे हम देख लेते हैं इसमें, तो देखिए पुरुषों के बारे में हम बात कर लेते हैं। पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई, तो पुरुष जो होते हैं वो घुटनों तक की धोती को पहनते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे घुटनों तक यहाँ पे पहने हुए, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे घुटनों तक यहाँ पे केवल पहने हुए, इससे ऊपर यहाँ पे जो कि यहाँ पे केवल है मतलब घुटनों से ऊपर ही यहाँ पे लोग यहाँ पे धोती को पहने हुए हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए और इसी प्रकार से ये कंधे पर यहाँ पे बिछौना मतलब कि क्या होता है, इसको गमछा, जैसे हम लोग यहाँ पे गमछा बोलते हैं वैसे यहाँ पे बिछौना, ठीक है। कंधे पर बिछौना और यहाँ पे सर पर एक मुरैठा जो कि होता है, तो मुरैठा बांधते हैं, इसको हम देख लीजिए भाई। मुरैठा भाई क्या होता है, देखिए मुरैठा आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जो कि मुरैठा ये लोग बांधे हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुरैठा जो कि यहाँ पे बांधा गया है, यहाँ पे सिर पर यहाँ पे मुरैठा को बांधा गया है, यानी पगड़ी जिसे हम कहते हैं वैसे ये लोग मुरैठा कहते हैं, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, महिलाओं के बारे में बात कर ले तो महिलाएं जो होती हैं इसमें आभूषण एवं गुदना, ठीक है। आभूषण और जो गुदना है ये सबसे ज़्यादा इनका प्रिय है इसमें गौंड जनजाति में, ठीक है। महिलाएं क्या करती हैं, आभूषण ज़्यादा पहनती हैं और गुदना अभी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे आभूषण इन्होंने बहुत ज़्यादा पहन रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मालाएं जो कि यहाँ पे पहन रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको आभूषण और गुदना जो कि इनका सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, और सर पर कभी कभी मोर पंख और यहाँ पे जानवरों के सिंग भी लगाती हैं, ठीक है। तो मोर पंख भी लगाते हैं कभी कभी, और जनजाति मोर पंख और जानवरों के जो सिंग है वो भी कभी कभी अपने मतलब बालों पे ऊपर यहाँ पे लगा लेते हैं लोग। तो गौड़ जनजाति अपने जो कि सर पे यहाँ पे मोर पंख और यहाँ पे जानवरों के सिंग को भी लगाते हैं लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, अंतिम संस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका अंतिम संस्कार बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं भाई। अंतिम संस्कार मतलब कोई भी मर जाता है ना तो उसका अंतिम संस्कार जो है वो कैसे होता है, देखिए अंतिम संस्कार जो है वो विशेष महत्व होता है। मतलब अंतिम संस्कार का इनके मतलब गौड़ जनजाति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी विशेष महत्व है, ठीक है। जो भी मृतक या फिर अग्निदाह संस्कार है एवं दफनाने की जो संस्कार जो है वो इसमें प्रचलित है। यानी इसमें जो लोग मतलब जिनकी मृत्यु होती है, जो मर जाते हैं लोग, उनका अग्निदाह जो है उनका संस्कार जो है एवं जो दफनाने की जो संस्कार जो है ये इनके में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब कि ये लोग आप बस केवल इतना याद रखिए कि अंतिम संस्कार जो है वो बहुत ही इनका विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ पे ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उनका दाह संस्कार करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और दाह संस्कार के दौरान ही मतलब जो गाना ये लोग गाते हैं, ठीक है। उस समय गाना भाई कौन सा गाया था, तो यहाँ पे देखिए खाउल पाटा, ठीक है। खाउल पाटा यहाँ पे गाना गाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का उनका मतलब कोई संगीत होगा, ठीक है, उसको लोग गाते होंगे, ठीक है। गौड़ जनजाति जो था अंतिम संस्कार के समय जो कि गाना गाया जाता है, मतलब इस गीत को यहाँ पे गाया जाता है, ठीक है। क्या है भाई, खाउल पाटा, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, खाउल पाटा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। खाउल पाटा, ठीक है। चलिए
आगे क्या है भाई बंगला, ठीक है भाई बंगला क्या होता है देखिए, ये लोग अपने अतिथियों को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आदर सत्कार करते हैं लोग। देखिए क्या है भाई कि यहाँ पे अपने अतिथियों का आदर जो है वो स्वागत करने के लिए एवं उनके रुकने के लिए अलग से जो साफ सुथरा स्थान जो कि वही उसी को हम क्या कहते हैं बंगला कहते हैं। मतलब कि कोई भी अतिथि आएगा तो उसके लिए एकदम अलग से एकदम कमरा होता है इस प्रकार से, ठीक एकदम साफ रहेगा, ठीक एकदम मतलब कहीं भी उसमें गंदगी नहीं रहेगी, ठीक है उसी को हम क्या कहते हैं बंगला कहते हैं। ठीक है आप लोगों को पता भी होगा कि ऐसे में अगर इस प्रेजेंट में देखेंगे तो इस समय बंगला जो होता है वो बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, ठीक है लेकिन इनमें गौड़ जनजाति में इसको हम बंगला कहते हैं, ठीक है जो साफ सुथरा स्थान होता है, ठीक है जहाँ पे अतिथि लोग आकर के रुकते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए ये तो मैं एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। देखिए खान पान हम देख लेते हैं, ये लोग भाई क्या लोग खाते हैं ये लोग, ठीक है देखिए ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, ठीक है यानी वेज और नॉन वेज दोनों ये लोग खाते हैं। ठीक है अब भाई देख लेते हैं आगे सामान्य भोजन में बात कर लेते हैं। सामान्य भोजन में भाई क्या खाते हैं, मतलब कि देखिए मोटे अनाज को खाते हैं, यानी मोटे अनाज में कौन सा कोदो कुटकी या फिर कंदमूल जो फल हो गए, ठीक है उसको ये लोग खाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर मतलब जो कि जंगल मतलब रहते हैं लोग, ठीक है तो वहाँ पे ये लोग वही सब मिलेगा भाई कंदमूल सब मिलेगा, ठीक है तो वो लोग खाते हैं मतलब मोटे अनाज को खाते हैं क्योंकि हाई लेवल पे उनको रहना होता है, मतलब ऊपर पे रहते हैं ना तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, ठीक है जिसके कारण उनको मोटे अनाज खाते हैं ताकि उनको एनर्जी फुल रहे, यानी एनर्जी उनका बना रहे, ठीक है और यहाँ पे मांसाहारी और शाकाहारी दोनों खाते हैं, ठीक है जो भी यहाँ पे मांस जो मिलता है वो लोग उनको खा लेते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि महत्वपूर्ण पेय। अब भाई ये लोग क्या पीते हैं तो अब इसको देख लीजिए, तो पेय में क्या करते हैं तो पेय को हमें पेज भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा पेय या फिर पेज कहते हैं चावल मक्का कोटकी के माड़, ठीक है यानी जो चावल होता है मक्का होता है और कोटकी जो होता है इसके ये लोग माड़ को जो कि खाते हैं यानी पीते हैं, ठीक है माड़ को क्या कहते हैं पीते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है महत्वपूर्ण जो कि पेय में क्या है भाई तो चावल मक्का कोटकी का माड़, ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे क्या है भाई विवाह प्रथाएं हम देख लेते हैं। इसमें विवाह प्रथाएं भाई किस प्रकार से की जाती हैं, देखिए बहुत ही गजब से तरीके से की जाती हैं भाई विवाह प्रथाएं। देखिए कैसे कहते हैं भाई बहन, यानी जो भी यहाँ पे भाई बहन लोग हैं, ठीक है उनका ही जो कि विवाह मतलब जैसे कि समझ लीजिए कि कोई भी भाई है और बहन है, मान लीजिए भाई का एक लड़का हुआ, ठीक है ये भाई का लड़का हुआ और ये बहन की एक लड़की हुई, ठीक है तो इनका आपस में जो कि रिलेशन यानी संबंध जो कि करा दिया जाता है, यानी इनका जो कि इनके साथ विवाह हो जाता है, ठीक है विवाह, ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे विवाह प्रथा कुछ इस प्रकार से इनका होता है, ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं दूध लौटावा, ठीक है इनको दूध लौटावा के नाम से जानते हैं, यानी बहन का मतलब कि अगर बेटी हो गई, ठीक है और यहाँ पे भाई का यहाँ पे जो कि बेटा हो गया तो उनकी मतलब बेटी और बेटा का यहाँ पे विवाह करा दिया जाता है, ठीक है इसको हम क्या कहते हैं दूध लौटावा के नाम से भी जानते हैं, यानी मामा और बुआ के बच्चों के विवाह को हम क्या कहते हैं यहाँ पे दूध लौटावा, यानी मामा और बुआ के जो बच्चे होंगे उनका आपस में अगर संबंध यानी उनका विवाह करा देते हैं तो उसको हम यहाँ पे दूध लौटावा के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ पे याद रखिएगा दूध लौटावा, ठीक है इसमें क्या है कि लमसेना, ठीक है लमसेना विवाह क्या होता है, इसे हम सेवा विवाह के भी नाम से जानते हैं। ठीक है सेवा विवाह यानी जैसे कि मान लीजिए कि अगर लड़का मतलब यहाँ पे लड़का है, ठीक है यहाँ पे वर है यहाँ पे वधु है, ठीक है तो जब वर वधु का शादी होगा यानी विवाह जब होगा तो उसमें क्या होता है कि जब ये मतलब वधु को जब लेकर के आएगा ये वर, ठीक है तो उसका मतलब उनके बदले उनको यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो कि ऋण उनको चुकाना होता है, यानी उनको वधु मूल्य चुकाना होता है। ठीक है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है वधु मूल्य चुकाया जाता है, यानी उसमें कुछ उनको वस्तु को देंगे या फिर उनको कुछ पैसे से कुछ मतलब देंगे, ठीक है तो इसी को यहाँ पे क्या कहते हैं लमसेना विवाह। ठीक है यानी लड़का जो होगा लड़की के घर पर यानी ससुराल में जाकर के वह वधु मूल्य जो कि चुकाता है, यानी वधु को यहाँ पे कुछ सामान को देता है। ठीक है आपको भी पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो मतलब वर को यहाँ पे दिया जाता है सामान वामान जो भी हो, ठीक है अटैची बक्सा जो भी चीज़ हो, ठीक है भाई दिया जाता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है तो वो सब दिया जाता है। ठीक है लेकिन यहाँ पे वर को यहाँ पे वधु को यहाँ पे जो कि मूल्य चुकाना होता है, ठीक है उसको हम यहाँ पे वधु मूल्य के नाम से जानते हैं और इसी विवाह को हम यहाँ पे लमसेना विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है लमसेना विवाह के नाम से इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए अब भाई जब दूल्हा बारात लेकर के आएगा दुल्हन के पास तो इसको हम क्या कहेंगे तो यहाँ पे चढ़ विवाह कहेंगे, क्या कहेंगे चढ़ विवाह कहेंगे। ठीक है जब दूल्हा बारात लेकर के आता है दुल्हन के पास, वैसे भाई ये सिंपल बात है भाई सब लोग यहाँ पे दूल्हा ही जाता है दुल्हन को लाने के लिए और इसको हम क्या कहते हैं चढ़ विवाह कहते हैं गोंड में। और लेकिन पिठौनी विवाह जो होता है जब दुल्हन जो होगी वो बारात लेकर के जाके दूल्हा है घर, भाई ये तो भाई नहीं होता है, लेकिन इन लोगों में होता है कि जब वधु जो है वो वर के पास जो कि बारात लेकर के जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे पिठौनी विवाह बोलते हैं। ठीक है तो चढ़ विवाह जो कि बारात लेकर के जब दूल्हा बारात लेकर के जाएगा तो चढ़ विवाह, और जब दुल्हन जो कि बारात लेकर के आएगी तो उसको हम यहाँ पे पिठौनी विवाह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए
वधु मूल्य क्या होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि वधु जो होता है परिवार के वर पक्ष से यानी नगद जो कि वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसे हम वधु मूल्य के नाम से जानते हैं। यानी जो वर होगा वधु को यहाँ पे कुछ मूल्य के मतलब वस्तु को देगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे वधु मूल्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें हम आर्थिक जीवन में देख लेते हैं आर्थिक विशेषताएं इनकी क्या है। ठीक है, तो आर्थिक विशेषताओं में ये कैसे अपने मतलब जीवन को जीते हैं, तो देखिए यहाँ सबसे पहले करते हैं कि अपने जीविकोपार्जन के लिए, देखिए यहाँ पे जीविकोपार्जन के लिए लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे कृषि करते हैं, कृषि मजदूरी करते हैं, मतलब कि ऊपर पहाड़ी पे ही वो लोग मजदूरी करते हैं, शिकार करते हैं और वनोपज करते हैं, यहाँ पे संग्रह यहाँ पे पर निर्भर ही रहते हैं। ठीक है, यानी मतलब कि जो भी उनको मिलता है उसको संग्रह करके रखते हैं ताकि और भी उनको आगे समय तक काम करे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहाड़ी इलाका पे जो यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो भी पेड़ पौधे होंगे उसको यहाँ पे कटवा दिया जाता है। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं इसको कटवा करके और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कटवा करके और यहाँ पे समतल यहाँ पे कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कटाने के कारण जो यहाँ पे धूल और राख जो कि जमता था उसी पे लोग जो कि अपना कृषि करते थे, जो भी उससे अनाज होते थे। ठीक है, तो जो भी अनाज को ये लोग काट करके और अपना यहाँ पे कृषि करते थे और फिर यहाँ पे ये अपना एक झूमिंग कृषि करते थे। जैसे हम आगे देख सकते हैं, मतलब घूम घूम कर जो कृषि करना है उसको हम झूमिंग कृषि कहते हैं। मतलब कि एक स्थान पे कृषि करने के बाद वहाँ के स्थान को छोड़ करके जब वहाँ की जो उर्वरा शक्ति जब खत्म हो जाती है तो वो लोग दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, जिसको हम यहाँ पे झूम कृषि के नाम से जानते हैं। यह अस्थायी कृषि होता है और यह इसको हम यहाँ पे गौड़ जनजाति में क्या किस नाम से जानते हैं, तो बेबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा कि कृषि के झूम कृषि को यहाँ पे क्या कहते हैं, यानी जो कृषि है यहाँ पे झूम कृषि, इसको यहाँ पे गौड़ जनजाति में किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे बेबर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें सामान्य कृषि को यहाँ पे बारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सामान्य कृषि को बारी के नाम से जानते हैं और यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि होता है उसे पेंडा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पेंडा। ठीक है, और जो मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि होता है उसे हम यहाँ पे दिप्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बारी पेंडा दिप्पा, मतलब कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में होगा उसे हम पेंडा कहेंगे, जो मैदानी क्षेत्रों में होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो दिप्पा कहेंगे। ठीक है, और जो झूमिंग कृषि होता है उसको हम यहाँ पे बेवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो सामान्य कृषि होता है उसे हम बारी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप सीक्वेंस में याद रखिएगा तो ही आपको याद रहेगा। ठीक है, और मतलब कि जो झूमिंग कृषि है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बेवर के नाम से जानते हैं, और सामान्य कृषि को बारी, पहाड़ी पे जो करेंगे उसको हमें पेंडा, और यहाँ पे जो मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि होता है उसे हमें दिप्पा के नाम से जानते हैं। आगे इसमें बढ़ते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इसमें आगे इसमें धार्मिक विशेषता के बारे में हम बात कर लेते हैं। धार्मिक विशेषता इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं, देखिए इनकी धार्मिक विशेषताएं देख लीजिए भाई। तो ये लोग प्राचीन देवी, ठीक है, यानी प्राचीन देवी देवताओं, आत्माओं एवं प्राकृतिक पूजा मतलब पूजा को करते हैं। ठीक है, यानी जो प्राचीन में जो देवी देवता हैं उनकी ये लोग पूजा करते हैं, आत्माओं एवं प्रकृति की पूजा को ले करते हैं। ठीक है, ये प्रकृति पर निर्भर रहते हैं ये लोग। ठीक है, इसलिए यानी प्रकृति की पूजा पहले लोग करते थे। ठीक है, अब मतलब अब तो बहुत कम करते हैं लोग प्रकृति की पूजा, लेकिन पहले के लोग बहुत ज़्यादा प्रकृति की पूजा को किया करते थे। ठीक है, तो धार्मिक में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जादू टोना जो कि है, जादू टोना और अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा प्रचलन है। ठीक है, यानी जादू टोना, ये भी जो भी टोना टप्पर है, जो भी कुछ भी है, ठीक है, ये सब क्या होता है इनके मतलब जो गौड़ जनजाति है इनमें बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, जादू टोना और यहाँ पे अंधविश्वास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई कि प्रमुख देवी देवताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनकी देवी देवता भाई कौन कौन से हैं, किस किस का भाई पूजा करते हैं। चलिए देखिए, प्रमुख देवी देवताओं में हम बात कर लेते हैं। अब भाई हम लोग तो हनुमान जी, शंकर भगवान, विष्णु देवता, इन लोगों को पूजा करते हैं। अब इन लोगों को भाई देख लेते हैं किसका पूजा करते हैं ये लोग। देखिए ये लोग दूल्हा देव, ठीक है, दूल्हा देव मतलब क्या होता है, जो सबसे प्रमुख होता है। ठीक है, सबसे ऊपर है जिसको रखते हैं ये लोग दूल्हा देव, यानी दूल्हा देव इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख है। तो अगला है हमारे पे ठाकुर देव। ठीक है, ठाकुर देव, और यहाँ पे नारायण देव, नारायण देव, फिर यहाँ पे बड़ा देव, बड़ा देव को यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे सृजन बोलते हैं। ठीक है, बड़ा देव जो कि सृजन करते हैं। ठीक है, खैर माता जो होती है वो ग्राम्य देवी होती है। खैर माता क्या होती है, ग्राम्य देवी। और नागसेन जो होते हैं वो ग्राम के सीमा की रक्षा जो कि करते हैं, उनको मैं नागसेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नागसेन ये जो कि देवता है इनके, जो कि ग्राम की सीमा पर यहाँ पे रक्षा करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे माता बाई जो है, यहाँ पे शारदा बाई जो है, यहाँ पे सूरज देव। ठीक है, तो ये लोग कुछ इनकी महत्वपूर्ण देवी देवता हैं। इसमें से आप कुछ जो कि याद रखिएगा, इसमें आपके एग्जाम में जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूजनीय वृक्ष के बारे में बात कर लेते हैं भाई, किस वृक्ष की पूजा करते हैं। तो ये वृक्ष हम देख लेते हैं, तो पीपल वृक्ष की जो कि सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। अभी भी देखते हैं पीपल वृक्ष की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। उस पर लोग इस तरह मतलब पेड़ है उस पर यहाँ पर डोर को बांधते हैं। ठीक है, चारों से डोर लगा के मतलब गोला गोला उसमें बांधते हैं। ठीक है, अभी भी होता है ये सब। और यहाँ पे पूजनीय वृक्ष इनका क्या है, पीपल है, इसको याद रख सकते हैं। आगे इसमें क्या है भाई, यहाँ पे जानवर जो इनका नाग है। ठीक है, जानवर सबसे मुख्य यानी प्रमुख नाग है। ठीक है, यहाँ पे
जो महत्वपूर्ण जो वृक्ष है महुआ है, यानी महत्वपूर्ण में पूछेगा तो महुआ है। और यहाँ पे जो पूजनीय है इनका, जो कि पीपल के भाई पूजा किया जाता है, तो पूजनीय है। महुआ की भाई इनका सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। आगे इसमें बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है भाई, सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक भाई विशेषताएं इनकी क्या है, देखिए सांस्कृतिक विशेषताओं में हम देख लेते हैं। तो प्रमुख इनका पर्व देख लेते हैं भाई, कौन कौन से इनका पर्व मनाया जाता है। देखिए इसमें इनका जो प्रमुख पर्व जो है, सबसे पहले पे आ जाता है यहाँ पे विंद्री। ठीक है, विंद्री पूजा है। फिर यहाँ पे मेघनाथ है। उसका से मंडई मतलब कि मेला की तरह यहाँ पे लगता था। ठीक है, लगता है अभी भी। यहाँ पे मंडई जो कि इनका है। और यहाँ पे नावाखानी, बंकपंथी, और यहाँ पे ज्वारा, छेड़ता और हरडीली। ठीक है, तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण पर्व है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मंडई जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पर्व इनका। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मांडला है, ठीक है, मांडला जिले की जो मंडई है वो मध्य प्रदेश की सबसे प्रचलित, छत्तीसगढ़ में नारायणपुर में की जो मंडली है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी प्रचलित है इन लोगों में। ठीक है, और प्रेजेंट में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पे नारायणपुर में जो मंडई है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी मेला की तरह है। अब भाई आप लोगों के में मतलब कि हर जगह पे मेला लगता होगा, कहीं मतलब कि आज यहाँ पे लगा, कहीं वहाँ पे लगेगा। ठीक है, मतलब हमेशा यहाँ पे अलग अलग जगहों पे मेला लगता है, उसी प्रकार से। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नारायणपुर की मंडई जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, यानी जो यहाँ का मेला है ये फेमस है छत्तीसगढ़ में, नारायणपुर का मेला जो है वो फेमस है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में मांडला जिले में जो कि ये मेला सबसे ज़्यादा फेमस है, यानी इसको मडई के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मडई कहते हैं यहाँ पे मेला को। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रमुख नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो नृत्य इनका भाई क्या कौन कौन सा है, देखिए नृत्य में हम बात करते हैं तो भाई अपन नाच गाना देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, कर्मा। ठीक है, कर्मा है, सैला है, सुआ है, बडौनी है आदि। ठीक है, बहुत सारे इनके नाच गाना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 2-3 इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कर्मा हो गया, सैला हो गया, सुआ हो गया, बडौनी हो गया। ठीक है, इनके प्रमुख जो कि नृत्य है इसको याद रखिएगा। ओके, और उनकी भाषा जो है वो गोंडी है, इसको याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा इनकी भाई क्या है, तो गोंड भाई जाति है, जनजाति। तो इसी प्रकार से इनकी गोंडी जो कि भाषा हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भाई नोहडोल। ठीक है, नोहडोल भाई क्या होता है कि विशेष चित्र है जो कि दीवारों पर यहाँ पे उकेरा जाता है, यानी देखिए आप इसको याद रख सकते हैं आसान तरीके से। जैसे नो डोर, नो भाई क्या यहाँ पे होता है, हाथ में होता है नो। ठीक है, नो आप जानते होंगे जिसको हम नाखून कहते हैं। उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि कोई भी चित्र को बनाएंगे तो भाई हाथों से बनाएंगे, यानी नो यहाँ पे याद रखिएगा नो। ठीक है, तो इस प्रकार से यह नो डोर क्या है, तो इस प्रकार से जो कि ये दीवारों पर उड़ाया जाता है, यानी चित्र को बनाया जाता है, उसको यहाँ पे नो डोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे विधवा विवाह और बहु विवाह भी जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे विधवा विवाह और बहु विवाह भी प्रचलन में है। ठीक है, यहाँ पे घोटुल। देखिए घोटुल क्या होता है भाई, घोटुल जो होता है यह गोंड जनजाति की युवाग्रह, यानी युवाग्रह मतलब कि ये लोग जिनका भी मतलब विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, जो भी मतलब अविवाहित जो कि यहाँ पे युवक और युवती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जो कि जाते हैं लोग, मतलब कि वहाँ पर केवल और केवल मतलब कि जिनका विवाह नहीं हुआ है वही केवल यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे युवा ग्रह पर। ठीक है, तो केवल उसी को ही आमंत्रित किया जाता है, यानी जो मतलब कि अविवाहित होते हैं। ठीक है, तो उस युवा ग्रह को हम यहाँ पे घोटुल के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। बस इतना ही केवल यहाँ पे जो कि जनजाति था, यहाँ पे गोंड जनजाति के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमको आपको क्लियर कर दिया है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको उसको PDF चाहिए तो आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।